Hello friends, welcome to Premier Institute of Science. Now we are going to discuss about our next second topic, that is mechanical properties of fluid. तो अब देखेंगे बेसिकली फ्लूइड्स क्या होता है और उनके हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ही क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं जिनके अंदर हमने पढ़ा था सॉलिड के बारे में, बचे हैं लिक्विड एंड गैसेस। यानी कि 11th स्टैंडर्ड में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा था। उसके अंदर हमने इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, जितने भी मॉडुलस आते थे, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, उन सबको हमने स्टडी किया था। तो वो पूरे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू थे सॉलिड्स। अब बचे दो, लिक्विड एंड गैसेस। इसके बाद भी एक आता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन उसको बारे में हमें अभी पढ़ना नहीं है। तो दो बचे, दैट इज द लिक्विड्स एंड अदर आर एयर, दैट इज गैसेस। तो इनके बारे में स्टडी करना बाकी है। तो लिक्विड्स के बारे में जो स्टडी होगी वो स्टडी होगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और एयर के लिए हम फिर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर डीप में स्टडी होगा गैसेस के लिए। ठीक है, अब बेसिकली देखेंगे लिक्विड्स। तो जो लिक्विड का स्टडी है, मैंने कहा था कि ये इंक्लूडेड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। अब बेसिक डिफरेंस देखेंगे सॉलिड में एंड लिक्विड्स में क्या होता है। सॉलिड जो होता है इसको हम देखेंगे तो इसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। फॉर सॉलिड्स शेप एंड वॉल्यूम हैव फिक्स पैरामीटर। वाइल जब हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, समझो हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फोर्स जो होगा इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तब भी इसका वॉल्यूम एंड शेप चेंज हो सकता है। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरली अगर हम बात करेंगे तो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फोर्स लगाने के बाद आफ्टर सम इंटरवल टाइम अगर हम उस फोर्स को निकाल लेते हैं तो ये वापस से उसका शेप एंड वॉल्यूम रिगेन कर सकता है। तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब लिक्विड एंड गैसेस में क्या होगा, तो लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक शेप। इनके पास इनका खुद का कोई शेप नहीं होता, इसलिए इनका खुद का वॉल्यूम भी नहीं होगा। इनके पास ये दोनों पैरामीटर्स नहीं होंगे। इसीलिए जिस कंटेनर में, जिस वेसल में हम सॉलिड एंड लिक्विड को पोर करते हैं वो उनका शेप रिगेन कर लेता है। समझो मैंने यहाँ पे एक वेसल रखा है इस शेप में, तो इसके अंदर अगर मैं लिक्विड को डाल देता हूँ तो इसका शेप गेन कर लेगा, तो इसका शेप हो जाएगा बेसिकली सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं और इसका शेप भी हमने कहा कि यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल इन शेप है। यानी कि इसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में या तो फिर वेसल में आप इसको ऐड करोगे उनका शेप वो गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अब देखेंगे यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया था, सेम अगर हम यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप लिक्विड एंड गैसेस के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर लोगे तो ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, दे स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, यानी कि अगर किसी यहाँ पे कंटेनर, इसको मैंने अगर फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, यानी कि ये क्या वो फ्लो हुआ। आया समझ में? तो जैसे आप फोर्स अप्लाई कर लोगे लिक्विड या तो फिर गैसेस दोनों के ऊपर, तो वहां से वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आया बेसिक डिफरेंस? यहाँ पे फ्लो नहीं हुआ था, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फ्लो करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। तो बेसिकली ये था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। अब देखो यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि ये फ्लूइड कहाँ चला गया, तो अब देखो यहाँ पे एक कॉमन प्रॉपर्टी दी बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस, दे कैन फ्लो। ओके, सो फ्लूइड मीन्स क्या कि जो फ्लो हो सकते हैं उन्हें हम बेसिकली कहेंगे फ्लूइड्स। तो फ्लो कौन कौन होता है? फ्लो होने वाले दो, ये लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा फ्लूइड्स का? द सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। तो फ्लूइड में कौन कौन इंक्लूड होने वाले? सो फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ टू मैटर्स, लिक्विड एंड गैसेस। फ्लूइड्स के अंदर दोनों आने वाले, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन बेसिकली हम स्टडी किसका करने वाले? वी आर डीलिंग विथ ओनली लिक्विड्स इन दिस चैप्टर। हम सिर्फ लिक्विड का ही स्टडी करने वाले हैं, हम गैसेस का स्टडी नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करने वाले। अब यहाँ पे बचा पॉइंट नेक्स्ट कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो लिक्विड में कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, दे कैन रिएक्ट विथ एनी अदर लिक्विड, तो इसके अंदर क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। सेकंड,
इनके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी हो सकता है क्योंकि लिक्विड में से करंट पास हो सकता है, एंड थर्ड वन, दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बोथ हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। जब भी लिक्विड आएगा तो उनके केमिकल एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हम केमिस्ट्री में ही पढ़ लेंगे। अब बचा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है? ओके, इसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगी, वेलोसिटी होगी, दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। प्रेशर होगा, तो ऑल दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक सरफेस टेंशन। तो उनको हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो हम साइड बाय साइड एक एक प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो ये चैप्टर पूरा हमारा बेसिकली कवर हो जाएगा। तो ये था पूरा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेकिन जब भी हम किसी भी लिक्विड के या फ्लूइड के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए वहां पे या तो कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसके लिए हम दो सब्सटेंसेस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट होता है आइडियल एंड सेकंड होता है रियल। जिस तरह से हमने जब इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पढ़ा था उसके अंदर भी हमने दो सब्सटेंसेस कंसीडर किए थे। फर्स्ट बॉडी था आइडियल बॉडी एंड सेकंड बॉडी था रियल बॉडी। जो आइडियल बॉडी था उसका नाम था वहां पे रिजिड बॉडी। अ बॉडी हुज शेप एंड साइज डज नॉट चेंजेस अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। उसी तरह से जब हम फ्लूइड को स्टडी करेंगे तो फ्लूइड में भी दो टाइप्स होंगे। फर्स्ट होगा आइडियल फ्लूइड एंड सेकंड होगा रियल फ्लूइड। जिस तरह से सॉलिड्स में हमने रिजिड बॉडी एंड रियल बॉडी कंसीडर किया था, उसी तरह से यहाँ पे दो बॉडीज होंगे, दो फ्लूइड्स होंगे, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। अब यहाँ पे हम आइडियल क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि जब भी कोई हमें कैलकुलेशन करना होता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो चेंजेस ना आए इसलिए जब भी हम पूरा पार्ट सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम आइडियल फ्लूइड को ही कंसीडर करते हैं। एंड प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल होता है तो वो किसके ऊपर होता है? रियल फ्लूइड के ऊपर होता है। और फिर दोनों का एनालिसिस होके फाइनल डाटा हमें मिल जाता है। तो उसके ऊपर वो पूरा स्टडी करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे हम कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ तक तो हमने लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड का जो भी बेसिक पार्ट था उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब बात करेंगे आइडियल फ्लूइड। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल फ्लूइड, ऐसा कोई फ्लूइड मार्केट में है ही नहीं, ऐसा कोई मार्केट में फ्लूइड है ही नहीं। लेकिन आइडियल फ्लूइड इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए कुछ हम कंसिडरेशंस करते हैं, उन कंसिडरेशंस को हम कहते हैं एजम्पशंस। अगर आइडियल फ्लूइड होता तो वो कैसा होता, तो वो कैसा होता, ये जो कंडीशन है उनको कहते हैं हम एजम्पशंस। तो आइडियल फ्लूइड के लिए कुछ एजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट एजम्पशन होता है इट शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल कि अगर कोई फ्लूइड कॉम्प्रेस ही नहीं होता तो उस फ्लूइड को हम क्या कहने वाले हैं? आइडियल फ्लूइड। तो ये कंसिडरेशन था। लेकिन फ्लूइड को फ्लूइड के ऊपर फोर्स डालने के बाद वो क्या होता है? कॉम्प्रेस, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रेस हो ही जाता है, इसलिए वो आइडियल नहीं होगा। लेकिन अगर आइडियल फ्लूइड होता है तो वो क्या होगा? इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल यानी कि जिसके अंदर कॉम्प्रेशन होगा ही नहीं। समझो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और मैंने इसके अंदर फ्लूइड रखा है लाइक दिस, और यहाँ पे इसका एक ऊपर से कवर है, लीड। ओके, अब मैंने यहाँ पे फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करने की कोशिश की। मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। समझो ये जो ढक्कन था वो ये नीचे जा ही नहीं रहा, तो ये फ्लूइड कंप्रेस हुआ क्या? नहीं हुआ। इस केस में फ्लूइड कंप्रेस नहीं हुआ, यानी कि इसका जो वॉल्यूम था, इसके वॉल्यूम के अंदर कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V। फाइनल वॉल्यूम कितना था? V। यानी कि इसके अंदर वॉल्यूम क्या रहा? कांस्टेंट। ठीक है। अब समझो इसके पास कुछ मास होगा, ये जो लिक्विड था इसके पास कुछ मास होगा, वो मास भी चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। जितना मास अभी है बिफोर द कॉम्प्रेशन उतना ही मास आफ्टर द कॉम्प्रेशन है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। यानी कि इस केस में मास एंड वॉल्यूम रिमेन्स द कांस्टेंट। तो इनकॉम्प्रेसिबल का कंडीशन क्या है? इसके अंदर मास
कांस्टेंट होगा, सेकंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये दोनों टर्म्स क्या होंगे? कांस्टेंट। नेक्स्ट कि इन दोनों से एक नया टर्म बनता है विच इज कॉल्ड एज डेंसिटी। बहुत सारे बच्चों को डेंसिटी के बारे में पता भी होगा, लेकिन याद रखो डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी भी क्या होगा? फिक्स, यानी कि कांस्टेंट। यानी कि जो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है उसके लिए डेंसिटी क्या होगा? बेसिकली कांस्टेंट। अगर सिंगल लाइन में कहा जाए किसी भी लिक्विड के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स उसका डेंसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो वो कहलाएगा इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये था फर्स्ट एजम्पशन। अब सेकंड एजम्पशन के बारे में देखेंगे कि सेकंड एजम्पशन क्या होगा? फ्लूइड शुड बी इररोटेशनल। इसका जो फ्लो होगा, फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो होना चाहिए इररोटेशनल। अब इररोटेशनल क्या होता है? इररोटेशनल को बेसिकली कहेंगे नॉट रोटेशनल, नॉन रोटेशनल सिंपली। अब देखो फ्लूइड जब फ्लो होता है तो मैं यहाँ पे एक फ्लूइड का फ्लो दिखाता हूं। समझो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे इस तरह से। अब ये जब फ्लो होंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए। इनका डायरेक्शन जो है वो सिंपली एक ही डायरेक्शन में अगर इनके पूरे पार्टिकल्स फ्लो होते हैं तो ये नॉन रोटेशनल हुआ। लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्टिकल ये लिक्विड पार्टिकल इसके साथ टकरा रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी गोल गोल घूम रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे इनके हर एक का, तो उस केस में हम इसे कहते हैं रोटेशनल फ्लो, सॉरी इररोटेशनल फ्लो। तो हमें जो फ्लो चाहिए वो चाहिए हमें नॉन रोटेशनल, यानी कि वहां पे पूरे एक लाइन में चाहिए। रोटेशनल रहा तो क्या होगा? तो वहां पे वो घूमने लगेंगे। तो फ्लूइड फ्लो शुड बी इरोटेशनल, यानी कि यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं चाहिए। सिंपली इट अवॉइड टर्बुलेंस, यानी कि यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो उसे कहेंगे इरोटेशनल। अब थर्ड एजम्पशन क्या होगा? इट शुड बी नॉन विस्कस। फ्लूइड जो होगा इट शुड बी नॉन विस्कस। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी प्रॉपर्टी हम इसी चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि एक बड़ा पॉइंट है। सिर्फ यहां तक याद रखो कि नॉन विस्कस मींस जीरो फ्रिक्शन। मींस क्या होगा? जीरो फ्रिक्शन। अगर लिक्विड के अंदर जीरो फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम नॉन विस्कस फ्लूइड। ठीक है, तो सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज एंड बेसिक एजम्पशंस फॉर आइडियल फ्लूइड। अब बचा एक ही कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी स्टेडी चाहिए। अब स्टेडी वेलोसिटी मींस क्या? कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। जितने भी पार्टिकल होंगे, समझो यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे लिक्विड के अंदर, ये जब फ्लो हो रहे हैं तो इसका जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी इसका, वही इसका, वही इसका, यानी कि हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या चाहिए? सेम चाहिए। सो वेलोसिटी, तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे? स्टेडी फ्लो। यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो उस फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। यानी कि अगर किसी भी लिक्विड के अंदर ये पूरे चारों प्रॉपर्टीज होते हैं तो उन फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड। ओके, लेकिन इन चारों प्रॉपर्टीज का लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इनकॉम्प्रेसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं, कोई हर लिक्विड को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इररोटेशनल, तो ये डिपेंड होता है कि वहां पे फ्लो किस तरह का है। तो ये रोटेशनल को हम मेंटेन कर सकते, लेकिन ये भी डिफिकल्ट है। नॉन विस्कस, ये हम मेंटेन नहीं कर सकते। वेलोसिटी, इसको हम मेंटेन कर सकते। यानी कि इनकॉम्प्रेसिबल एंड विस्कोसिटी, ये जो दो प्रॉपर्टीज है दीज आर डिफिकल्ट फॉर मेंटेनिंग। सो आइडियल फ्लूइड ये सिर्फ नाम के लिए फ्लूइड है, ऐसा कोई भी मार्केट में एग्जैक्ट फ्लूइड नहीं है। तो जो मार्केट में फ्लूइड है उन्हें क्या कहेंगे? दोज आर द रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड में क्या होगा? कॉम्प्रेशन होगा, उनका फ्लो रोटेशनल होगा, इरोटेशनल भी हो सकता है। दे शुड बी विस्कस, तो उनके अंदर क्या होगा? विस्कोसिटी प्रेजेंट होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो मार्केट के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है उनको क्या कहेंगे हम? बेसिकली रियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड होना चाहिए तो उसके लिए इनकॉम्प्रेसिबल, फ्लो इरोटेशनल, फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस
and it should have constant velocity. So these are the basic terms related to ideal fluid and real fluid. तो इसके लिए आप एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं. तो these are the basic properties. अब नेक्स्ट देखेंगे कि फ्लूइड के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज यानी कि रियल फ्लूइड के, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम अब पढ़ाई करेंगे. तो हमने जो भी इंट्रोडक्शनरी पार्ट पढ़ा था वहां से हमें बेसिक 3 प्रॉपर्टीज समझ में आती है कि जो भी फ्लूइड्स होंगे दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म. परमानेंटली डिफॉर्म. तो यहाँ पे डिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि चेंज इन शेप एंड साइज. यहाँ पे चेंज पॉसिबल है, चेंज इन शेप एंड साइज. उनका शेप एंड साइज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. तो उसे कहेंगे हम डिफॉर्म. दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, यानी कि वो डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते, वो इजीली क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि उनका इजीली शेप एंड साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. सेकंड, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जैसे फोर्स उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो दे स्टार्ट फ्लोइंग. सो दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. नेक्स्ट इज दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ कंटेनर. जिस भी कंटेनर में हम उनको ऐड करने वाले उसी कंटेनर का वो क्या कर लेते, तो शेप ले लेते. तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड. तो अब हम यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में. ओके, शियर स्ट्रेस का ये जो पॉइंट है इसको हमने इलास्टिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा था. दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, अगर कोई सॉलिड होता है, इसके ऊपर अगर टेंजेंशियल फोर्स लगा तो जो टॉप मोस्ट पोर्शन होगा इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है dx. ओके, और यहाँ पे एंगल में कंसिडर करेंगे तो थीटा. तो इस केस में यहाँ पे क्या डेवलप हुआ सॉलिड के लिए, शेयर स्ट्रेस. और आफ्टर सर्टेन टाइम ये फिर से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इसका शेप रिगेन भी कर सकता है. लेकिन ये किस में मैंने कहा, ये पूरा मैंने कहा रिलेटेड टू द सॉलिड. अब देखेंगे कि आइडियल फ्लूइड जो होता है, आइडियल फ्लूइड, इसके लिए शेयर स्ट्रेस जो होता है, ये शेयर स्ट्रेस F इक्वल्स टू होता है 0. ओके, क्योंकि ये रेजिस्ट ही नहीं करता. हमें पता है कि दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, वो अपोज करता ही नहीं, इसलिए शेयर स्ट्रेस आइडियल फ्लूइड के लिए कितना होगा, 0. लेकिन रियल फ्लूइड की बात करेंगे हम, तो रियल फ्लूइड के लिए स्मॉल शेयर स्ट्रेस प्रेजेंट होता है. वहां पे स्मॉल शेयर स्ट्रेस प्रेजेंट होता है. तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द शेयर स्ट्रेस. लेकिन अगर यहां से आपको किसी ने शेयर मॉडुलस के बारे में पूछा, शेयर मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन. तो शेयर मॉडुलस पूछा तो शेयर मॉडुलस फ्लूइड के लिए होता है 0. तो ये था बेसिक कंसेप्ट. इसके लिए अगर इस पॉइंट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आपको इसके लिए इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना जरूरी है. तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले, दैट इज द प्रेशर. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत सारा लेसन अब डिपेंड होगा. जब भी हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए 2 कंडीशन हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है. कि सबसे पहला कि वो जो फ्लूइड है वो फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है या तो फिर वो मोशन में है. एंड अकॉर्डिंग टू देम वी हैव टू यूज आवर प्रॉपर्टीज. अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसकी स्टडी जिस बुक में इंक्लूडेड होगी या तो फिर जिस ब्रांच में इंक्लूडेड होती है उसको कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक. हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो का मीनिंग होता है यहाँ पे लिक्विड, और स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट. इफ यू आर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड विच इज इन रेस्ट कंडीशन, इट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक. लेकिन अगर लिक्विड मोशन में होता है तो उसके प्रॉपर्टीज का जो स्टडी होगा उसे कहेंगे हम हाइड्रो, विच इज अगेन रेफर्ड एज अ लिक्विड एट. और स्टैटिक की जगह पे यहाँ पे क्या लगेगा, डायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स. तो अगर लिक्विड मोशन में होता है तो उसकी स्टडी इंक्लूडेड होगी हाइड्रोडायनेमिक्स. डायनेमिक्स रिलेटेड टू द फोर्स, एंड व्हेन फोर्स कम्स इट इज इन मोशन मोस्टली. ओके, तो ये होता है मोशन से रिलेटेड, एट मोशन, एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. तो ये था बेसिक कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो होगा इसे हम कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स. बेसिकली ये होता है फ्लूइड मैकेनिक्स.
इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले, एक होगा एट रेस्ट, अनदर होगा एट मोशन। जो रेस्ट में होगा उसे कहेंगे हम हाइड्रोस्टैटिक्स एंड जो मोशन में होगा उसे कहेंगे हम हाइड्रोडायनेमिक्स। तो व्हेन इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले वो पूरा हम रेस्ट के ऊपर ही पढ़ने वाले मोस्टली। तो हम पढ़ने वाले हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक में जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रेशर। तो उसके बारे में देखेंगे कि प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है और लिक्विड में प्रेशर के कौन से फॉर्म एंड किस तरह से प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज प्रेशर। इससे पहले भी हमने प्रेशर के बारे में बेसिक डेफिनेशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने देखा था। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो होता है, सो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो यहाँ से इसका यूनिट भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट फॉर फोर्स न्यूटन एंड फॉर एरिया मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसी को आगे चल के हम लिख देते हैं पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लिख देते हैं पास्कल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रेशर का यूनिट होता है इट इज ऑलवेज इन बार। सो 1 बार इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल। ओके, दैट इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम प्रेशर को बार, पास्कल या तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते। तो दिस आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब हमारा फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स आता है तो वो फोर्स कितने एरिया पे आया। अगर ये हमने टोटल एरिया कंसिडर किया तो उस टर्म को हम कहेंगे प्रेशर। प्रेशर एंड फोर्स में डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस है। अब देखो कि अगर हमारे पास एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि फोर्स जो है इसका वैल्यू हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास 10 स्क्वायर यानी कि 100 न्यूटन का फोर्स है। समझो हमने जो एरिया कंसिडर किया था ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर का होता है, यानी कि छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया। तो इस केस में प्रेशर कितना बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो इट शुड बी 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हमने एरिया और छोटा किया, प्रेशर P इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय इसका आधा ही एरिया किया हमने 0.5, तो ये कितना बनेगा। देखो ये कितना हो जाएगा 200। एट दैट टाइम प्रेशर बिकम्स 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि फोर्स तो सेम रहा, लेकिन जैसे ही एरिया चेंज हुआ तो वहां पे इंक्रीज क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने लगा। तो आया समझ में प्रेशर एंड फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। फोर्स पॉइंट पे लगता है एंड एरिया पूरा सरफेस एरिया के ऊपर लगता है। सॉरी, प्रेशर जो है वो प्रेशर पूरे एरिया के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं और फोर्स कभी भी एक पॉइंट के ऊपर लगता है। तो दिस इज बेसिक, यानी कि यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतना प्रेशर कम आएगा और जितना छोटा एरिया होगा उतना प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। बस ये बात आप ध्यान में रखो क्योंकि आगे चल के भी इसको हमें यूज में लाना है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू द एरिया कि अगर आप एरिया चेंज करते हो तो यहाँ पे प्रेशर किस तरह से वैरी हो सकता है। अब तो ये देख लिया, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहीं पे कि इसका डिफरेंट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे तो लिक्विड वाली कोई बात आई ही नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है लिक्विड का कि जहाँ से हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सके। समझो सिंपल कि हमारे पास यहाँ पे कोई टैंक था और यहाँ तक हमने इसका लिक्विड फिलअप किया है और इसका जो बॉटम है हमने प्रेशर निकाला कि इसके बॉटम प्रेशर कितना है। सिंपल क्वेश्चन। तो फोर्स और एरिया यहाँ से तो आप निकाल नहीं सकते, आपको एरिया तो मिल सकता है, इस सेक्शन का एरिया मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड का फोर्स पता नहीं है तो हमें वो फोर्स निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला देखो, फोर्स जो था इसको हम बेसिकली m इंटू जी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन ए। ओके, अब इस लिक्विड का मास तो आपको पता हो सकता है, ग्रेविटी के बारे में भी पता है, लेकिन अगर आपको लिक्विड का मास नहीं पता
तो इस फॉर्मेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो बेसिकली देखो, इस लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी हमें पता है, वो थी डेंसिटी। किसी भी लिक्विड की आपके पास अगर डेंसिटी हो, तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, हमने जो अब भी देखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म एज डेंसिटी, दैट इज m डिवाइडेड बाय v। सो मास कितना होगा, सो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिलेंडर था, समझो इसका हाइट अगर h होता है तो हमें, और यहाँ पे जो सरफेस है एट द बॉटम सर्कल, उसका एरिया a होता है, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे एरिया इनटू हाइट। सो मास इक्वल्स टू रो ए एच। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, मास m इज रिप्लेस बाय रो इंटू एरिया इंटू h इंटू g डिवाइडेड बाय अगेन एरिया। सो एरिया गेट cancel and formula becomes rho g h. So pressure equals to rho g h. So it is the formula for pressure. यानी कि F डिवाइडेड बाय A भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डेंसिटी है लिक्विड की एंड उस लिक्विड का अगर सिंपली हाइट पता है तो आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। सो फॉर प्रेशर फॉर्मूला इज रो जी एच। अब यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी के बारे में। तो प्रेशर जो होगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट साइड, और हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ भी नीड नहीं है। जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द प्रेशर। नाउ यहाँ तक हमने बेसिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में तो देख लिया। अब बेसिक देखेंगे दो तरह के प्रेशर, जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। तो देखेंगे कि वैक्यूम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेसिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। Now atmospheric pressure. ओके अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ का सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज अवर अर्थ। अब अराउंड दिस अर्थ समझो यहाँ पे एक लेयर होगा विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अर्थ से लेके कुछ पर्टिकुलर हाइट, अप टू पर्टिकुलर हाइट, एंड दैट हाइट इज अप टू 8 किलोमीटर। तो अर्थ का जो बाहरी सरफेस है वहां से लेके जो टॉप मोस्ट 8 किलोमीटर तक का जो सरफेस होगा, इसे हम बेसिकली कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर में गैसेस एंड एयर के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे कुछ गैसेस होंगे, उनके पार्टिकल यहाँ पे है। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, इन पार्टिकल का वेट किसके ऊपर आने वाला है, दे आर प्रोड्यूसिंग एक्टिंग वेट देयर ओन वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस केस में जो भी यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल है उनका टोटल वेट कहाँ पे एक्ट होने वाला है, उनका टोटल वेट एक्ट होने वाला है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हेंस द वेट एक्सर्टेड बाय द गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is particularly known as atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the pressure exerted due to the particle of gases on the surface of earth. तो ये था बेसिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला फिर से रो जी एच। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रख देंगे स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो हमें इनका वैल्यू यहाँ पे मिलता है 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ से आप, तो इसे बेसिकली हम 1.013 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी क्या होता है 1 बार। तो इसे बार भी लिख सकते हैं, यानी कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 बार। बार में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से अगर आपको डेंसिटी पता होगी एयर की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो आप बेसिकली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हाइट कितना होगा कि जहाँ पे प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्ट होगा। बेसिकली हम प्रेशर कहाँ पे काउंट करते हैं? सो वी मेजर प्रेशर एट सी लेवल, जो सी लेवल होगा वहीं पे हम प्रेशर काउंट करते हैं और वही का प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो कि अगर कोई यहाँ पे 4 किलोमीटर पे होगा और कोई 8 किलोमीटर पे होगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि एट डिफरेंट लेवल कि समझो हमारे पास 3 पॉइंट से ए पॉइंट, मिडल बी एंड टॉप मोस्ट सी, तो कहाँ पे कितना प्रेशर एक्ट होगा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? एट ए, क्योंकि फॉर्मूला रो जी तो हर केस में क्या होगा? कांस्टेंट। हाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे? ए के लिए। और हमें हाइट कहाँ से काउंट करना पड़ेगा? तो हमें हाइट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में का ही हाइट हमें काउंट करना पड़ेगा। तो अगर आप ए के ऊपर हो तो ए से लेके ऊपर तक आपको हाइट मेजर करना है, यानी कि आपका पोजीशन जहां पे होगा वहां से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक ही आपको हाइट कैलकुलेट करना होगा। समझो अगर हम होंगे एट पॉइंट बी, यानी कि ये वाला पॉइंट सेंटर में जो बी लिखा है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से ऊपर का हाइट दैट इज 4 किलोमीटर। तो फिर से फॉर्मूला रो जी एच, दोनों केस में रो जी कॉमन, लेकिन क्या चेंज होगा? एच। तो हाइट क्या हुआ यहाँ पे? हाइट यहाँ पे डिक्रीज हुआ। ओके, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो हाइट जो होगा, तो ये डिपेंड करता है कि डिक्रीज या इंक्रीज, दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस आ सकता है कि हम किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। देखो ए से कंसिडर करेंगे तो हाइट हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन कंसिडर करना है, एज द हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो यहाँ पे मैं इंक्रीज कह रहा हूँ, असल में टोटल 8 किलोमीटर था, लेकिन अगर हम जनरल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो एज द हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमने वर्ड कहा सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि एक्चुअली हाइट यहाँ पे जो बड़ा हमने कहा वो सरफेस से बढ़ रहा है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट से नहीं। देखो क्योंकि जब भी हम प्रेशर काउंट करते हैं तो हम प्रेशर काउंट करने वाले हैं समझो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ से ऊपर का हाइट मेजर करेंगे। समझो हमने बी पे निकाला तो हाइट यहाँ पे क्या हो गया? सिर्फ 4 किलोमीटर। अब जब हम सी पॉइंट पे निकालेंगे एट सी तो हाइट कितना होगा? 0। तो सी पे प्रेशर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि हाइट सरफेस से बढ़ा, लेकिन कंपेयर टू रेफरेंस पॉइंट सी ये कितना होगा? 0, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ओके, अब इसके ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे अगर गैसेस के पार्टिकल नहीं होंगे तो उनका वेट एक्ट नहीं करेगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि क्या होता है कि जहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स द प्रेशर विच इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कभी भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक के नीचे चला जाता है, यानी कि इससे कम अगर प्रेशर आपको मिला तो उसे कहेंगे 1 बार से कम प्रेशर अगर हमें मिलता है तो उसे कहेंगे हम वैक्यूम। एंड वैक्यूम इंडिकेट्स दैट देयर आर नो पार्टिकल्स, वहां पे कुछ भी पार्टिकल नहीं है। तो हमारे अर्थ सरफेस से 8 किलोमीटर तक ऊपर ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके बाद पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं, इसलिए इसके बाद क्या डेवलप होगा? वैक्यूम डेवलप होगा। तो इस सरफेस में होगा एटमॉस्फेयर। So these are the basic term. Atmospheric pressure, the pressure exerted due to the gases in the atmosphere on the surface of earth is called as atmospheric pressure. Vacuum क्या होता है? When pressure falls below the atmospheric pressure, then it is known as vacuum. It is known as vacuum. तो बेसिक टर्म थे। वैक्यूम का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि वहां पे कुछ भी गैसेस के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे। जब हम कहते हैं कि वैक्यूम क्रिएट करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है यानी कि जिस स्पेस में हमें वैक्यूम क्रिएट करना है वहां से पूरे पार्टिकल्स को हमें बाहर निकालना होता है ताकि उनका वेट एक्ट ना हो सके। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम।